क्या हाल है बच्चों? सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों, किताबें खोल लें अपनी सेकंड ईयर केमिस्ट्री की। फर्स्ट ईयर की भी आप साइड पे रख दें, लेकिन उनको भूलना नहीं है कि वो है कहाँ। आपने देखा होगा जो आपका है फर्स्ट ईयर का 10th चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, आपने ये देखा होगा कि अक्सर जगह पे वो इस्तेमाल हो रहा है। उसके जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। इनऑर्गेनिक में ख़ास तौर पे ये जो आपके रिएक्शंस के चैप्टर हैं जहाँ पे रिएक्शंस चल रहे हैं, इनमें मोस्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व होती है। हम आपको मोस्टली जगहों पे बताते नहीं हैं, वहाँ पे नहीं बताया जाता आपको जहाँ पे आपका उसके साथ डायरेक्टली कोई वास्ता ना रह रहा हो। क्यों? क्योंकि अगर उस तरफ की बात शुरू कर दूँ ना तो फिर हर रिएक्शन के लिए जब उसको ऊपर अप्लाई किया जाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक क्या हो रहा है, किसी लिहाज से हो रहा है, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें और बहुत डिटेल में चली जाएगी बात। तो लेकिन ये बात है कि हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक उसमें हो रहा होता है, मतलब मोस्टली रिएक्शंस में ऐसे होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी फर्स्ट ईयर की बुक्स को ज़रा साइड पे रखना है आपने, लेकिन उसको भूलना नहीं है। आगे फिर आपने पता है आपको कि एंट्री टेस्ट में भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ जानी है दोबारा। बहरहाल, और बाकी आप सब खैर खैरियत से हैं, अल्लाह ताला हिफाजत करें और आप खैर से ही रहें और लगे रहें और पढ़ते भी रहें। बच्चों, लास्ट टाइम हमने 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और 3rd चैप्टर कंप्लीट होने के साथ मैंने एक्सरसाइज भी डिस्कस कर दी थी आपकी फरमाइश पे। उसके बाद 2nd चैप्टर की भी एक्सरसाइज डिस्कस हो गई थी और मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह किसी दिन टाइम निकाल के हम फर्स्ट जो चैप्टर है उसकी भी एक्सरसाइज साथ में दोबारा एक बार देख लेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बात उस वक्त भी कही थी कि आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और MCQs इन पे अपना थोड़ा सा जहन इस्तेमाल करें। आप स्पून फीडिंग की तरफ ना जाएं कि जो चीज़ आपको जैसे बता दी जाए वो ऐसे आप वो खाने के चम्मच की तरह उसको ले लें, ऐसे ना करें। आप थोड़ा सा, आपको जब एक चैप्टर थॉरली पढ़ाया गया, मुकम्मल तौर पर पढ़ाया गया, तो एक एक लाइन मेरा ख्याल है कि शायद हो जाती है, शायद ही बचता हो बीच में से। लेकिन बार तो अगर इस तरह से आपको थॉरली चैप्टर पढ़ाया गया तो कम से कम एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आप अपना थोड़ा सा हेड यूज़ किया करें, ताकि आपको उसमें हेड यूज़ करने की आदत भी पड़े और आप उस चीज़ों को कंसेप्चुअली लें। तो आए फिर अब शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर बेटा 2 चीज़ें डिस्कस करेगा। जैसा कि आपने देखा कि हर चैप्टर में जब से हमने ये पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना शुरू किया है, हर चैप्टर में हम 2 ग्रुप्स डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2nd चैप्टर में आपने एस ब्लॉक देख लिया, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद आपने 3rd और 4th ग्रुप देख लिया। अब ऑब्वियसली हम आएंगे 5वें और 6ठे ग्रुप के ऊपर। पहले हम बात कर लेते हैं कि 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, इनको आपने याद कर लेना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एंटीमनी, इसको रट्टा मार लें ज़रा जल्दी से, शाबाश। जैसे आपने पहले 4 ग्रुप्स को, मुझे उम्मीद है कि आपने वो याद कर लिए होंगे सारे के सारे, और आपने देखा है कि आपको ज़रूरत पड़ जाती है, वो क्वेश्चन समटाइम कर लेता है। मिसाल के तौर पे लेट से अगर यहाँ पे नहीं करता ना, बोर्ड में नहीं भी करता, तो एंट्री टेस्ट में बड़ा कॉमन क्वेश्चन हो जाया करता है कि जी मुझे ये बताएं कि जनाब अली बोरोन का जो साइज़ है वो इंडियम से बड़ा है कि छोटा है। अब आपको ये पता होगा कि बोरोन कहाँ है, या आपको ये पता होगा कि इंडियन ग्रुप में कहाँ है, तो ये आप बता सकेंगे ना। इसलिए पहले 4 ग्रुप मुझे उम्मीद है आपने रट्टा मार लिए होंगे, याद कर लें उनको। रट्टा मारना है इनको, याद करना है, सिंपल था। मैंने आपको बताया था एक दफ़ा शायद पहले भी कि वो एक तरीका है बनाया गया कि जी वो
हाली ने की रब से फरियाद, और इस तरह करके एक वो बनाया हुआ उन्होंने। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप उसको रट्टा मारें और ज़्यादा बेहतर है, उसको इसके नाम से याद रखें। जस्ट एक जुमला है ना, आपने ऐसे इसको याद करें, जस्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। आप इसको 8-10 बार एक जुमले को, इस लाइन को बोलेंगे ना, सीक्वेंस को, तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें कोई मसले वाली इतनी बात नहीं। तो बहरहाल इसको इसी तरह से याद करें। उसके बाद अब हम बात इस पर यह करते हैं कि इस चैप्टर में हमने 2 ग्रुप्स डिस्कस करने हैं, ग्रुप नंबर 5 और ग्रुप नंबर 6। आपके सामने मैंने जो लिखा हुआ है ये ग्रुप नंबर 5 है। ग्रुप नंबर 6 ऑक्सीजन सल्फर वाला इंशाल्लाह हाफ चैप्टर के करीब बाद में आएगा, तो वो फिर उस वक्त डिस्कस कर लेंगे साथ में। इसमें हमने मेनली चैप्टर में ग्रुप नंबर 5 के हवाले से इन 2 को डिस्कस करना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस को। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ ऐसे अंडर डिस्कशन नहीं आएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर और फिर देखते हैं फास्फोरस। नाइट्रोजन बड़ा अच्छा कंपाउंड है, सॉरी एलिमेंट है, और ये काफ़ी चीज़ों के लिहाज से डिफरेंट रवैया रखता है। आप नाइट्रोजन से अच्छे तरीके से वाकिफ़ भी हैं। कैसे आप वाकिफ़ हैं नाइट्रोजन से? सबसे बड़ी बात, आपकी एयर में 78% नाइट्रोजन है। फिर जो बायो वाले बच्चे हैं ख़ास तौर पे वो जानते होंगे कि नाइट्रोजन के बग़ैर आपकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहेगी। डीएनएज़ का एक अहम कंस्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस बेसिस आपने नाम सुना होगा, आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने देखा भी हुआ है इसको, कि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होती है, हाइड्रोजन वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो नाइट्रोजन एक अहम एलिमेंट है इस लिहाज से। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये इनर्ट भी है। नाइट्रोजन एक लेस रिएक्टिव गैस है, एक अनरिएक्टिव गैस है, जैसे कि आपके नोबल गैसेस हैं। नाइट्रोजन करीब करीब उस तरह का रवैया रखता है। आइए देखते हैं ज़रा कि नाइट्रोजन का जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह क्या है, फिर ग्रुप में इनके ट्रेंड क्या हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ग्रुप नंबर 5 का क्या मतलब है? ये ग्रुप नंबर 5 है ना, तो ग्रुप नंबर 5 का क्या मतलब है? ग्रुप नंबर 5A है ना, तो ग्रुप नंबर 5A का क्या मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। एक बच्ची ने शायद क्वेश्चन किया हुआ था, मैं क्वेश्चन आंसर के सेशन में दोबारा भी डिस्कस कर दूंगा। उसने शायद पूछा था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, कि ना ग्रुप नंबर के हवाले से सर आपने कैसे बताया कि उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, ऐसी कोई बात थी। तो मैंने ये बात कही है कि जितना जिसका ग्रुप नंबर होता है उसका उतना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस ग्रुप का ग्रुप नंबर 5A है, 5A। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे, और जहां पे वर्ड आ रहा होता है ना ए 5A, इसका मतलब है कि ये या तो S ब्लॉक से रिलेटेड है या ये P ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। 2 चीज़ों, या ये S ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता होगा या ये P से ताल्लुक़ रखता होगा जब आ रहा होगा A, और जब यहाँ पे आ रहा होगा B तो आपको पता है वो D ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। फिर ऐसी है ना पीरियोडिक टेबल। अगर बात मेरी जहन में नहीं आई तो आप पेज नंबर जो 3 था आपका शुरू का पीरियोडिक टेबल जहाँ पे बना हुआ है, आप उसको जहन में लेके आएँ तो आपको ये याद आ जाएगा कि पीरियोडिक टेबल की शेप इस तरह से थी ना, ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये लास्ट में ये आपका था जनाब अली P ब्लॉक, ये था S ब्लॉक, ये था D ब्लॉक, और नीचे हमने यहाँ पे बनाया हुआ था F ब्लॉक। ऐसे था पीरियोडिक टेबल। तो S और P ये A में आ रहे थे, ये सारे A में आ रहे थे, और ये किस में आ रहा था? ये B में आ रहा था। इसका मतलब क्या बना कि जहां पे मैं 5A वर्ड यूज कर रहा हूं, 5A वर्ड, तो इसका क्या मतलब है कि ये S या P ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। तो जब आप चूंकि जानते हैं अब तो आप माशाल्लाह, तो अब जब आप तो थोड़ा सा तफसील से मज़ीद सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि 5 कहाँ पे आ रहा है?
5p में आ रहा है। पहला और दूसरा s में था, उसके बाद तीसरे से लेके 8वें तक किस में आता है, p में आते हैं। 6 p में, 2 a में, टोटल हो गए 8। और इसी तरह जब किसी जगह पे मिसाल के तौर पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा 5b, तो इट विल मीन कि ये d ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा चलें, ये तो एक पुरानी बात थी, दोबारा डिस्कस हो गई। अच्छा जी, जब आपने ये देखा कि ग्रुप नंबर 5a है, तो 5 का क्या मतलब हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 5। ऐसे ही नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 7, इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करते हैं तो ये बनता है 1s2, 2s2, 2p3, ऐसे ही होगा। 5, 5 और 2 7, 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए, 2 2s में आ गए, 3 2p में आ गए। जब आप 2p को मज़ीद तफसील से देखते हैं तो ये बात आप जानते हैं कि 2px, 2py और 2pz, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। नाइट्रोजन के इनर्ट होने की वजह भी ये है कि एक तो ये कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो p ब्लॉक है इसका, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। अब p में कितने होने चाहिए, p में 6 हो तो ये फील्ड होता है, लेकिन इसमें कितने हैं, p में 3 है। आपको ये बात शायद मैंने पहले बताई हुई है कि मोस्ट स्टेबल कंडीशन क्या है कि एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। ऑक्टेट पूरा करने का क्या मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन कर ले अपने आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट पूरा करने का यही मतलब है ना, अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, 8। अगर हो हाफ फिल्ड तो इसका मतलब है कि यहां पे हो जाए 4। ऐसे ही मोस्ट स्टेबल कंडीशन किसी एटम के लिए होती है कि वो अपने लिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल करे, 8 इलेक्ट्रॉन करे। दूसरे उसमें जो कंडीशन है उसमें ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ फिल्ड करे, ये उससे सेकंड तौर पे, सेकंड नंबर पे स्टेबल कंडीशन है। अब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन इसके यहां पे आ रहे हैं टोटल, इसके अंदर टोटल के अंदर यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन ना, ये टोटल में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन p में कितने हैं, p में 3 है, तो p हाफ फिल्ड है। p में होते कितने हैं, होने कितने चाहिए, टोटल कितने होते हैं 6, तो मौजूद कितने हैं p में 3, तो स्टेबल कंडीशन 6, हाफ उसकी लेस स्टेबल कंडीशन, लेकिन ये सेकंड नंबर पे स्टेबल कंडीशन है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फील्ड, उससे कम स्टेबिलिटी हाफ फील्ड, इसके दरमियान वाला जो मामला है वो उसके बाद में आता है। अगर आप याद करें अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात हुई पहले चैप्टर में, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की बात हुई, वहाँ पे भी जो ट्रेंड्स में थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा था, वो ग्राफ्स अगर जहन में लेके आए आप, तो वहाँ पे भी जो ट्रेंड्स में फ़र्क आ रहा था वो इसीलिए फ़र्क आ रहा था कि वहाँ पे बीच में हाफ फील्ड वाला मामला आ रहा था। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ और याद करवाऊँ तो पेज नंबर आप ये देखें ना ज़रा, पेज नंबर 7 पे अगर आप देखें आयनाइजेशन एनर्जी का जो ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ में, नीचे वाले ग्राफ में देखें ज़रा, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऊपर है ऑक्सीजन से। देखें ये इंटरेस्टिंग बात है, वहाँ पे ये बात हुई थी शुरू में भी, पहले चैप्टर में भी, लेकिन चलें अभी दोबारा बात हो रही है तो इसको एक दफ़ा फिर डिस्कस कर देते हैं, रिपीट भी हो जाएगा आपको। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये कोई ऐसे करके बात बनी हुई है, ऐसे, और बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे। ये देखें ज़रा, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये नीचे वाला ग्राफ बना रहा हूँ, पेज नंबर 7 पे जो नीचे वाला ग्राफ बना हुआ है ये बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या जो भी, यहाँ तक हम बात करते हैं। ये देखें ना, इसमें ट्रेंड में डिफरेंस क्यों आ रहा था। असूलन तो जब बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट, आपको बताया गया हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है। जब आप लिथियम से उठाते हैं बात को
और उसको लेके जाते हैं आगे नियॉन तक, तो आपको ये पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये बीच में जो थोड़ा सा काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस आ रही है, होना ये चाहिए था ना कि लिथियम का यहाँ पे है, बेरिलियम का यहाँ पे है, तो बोरोन यहाँ होता, कार्बन यहाँ होता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इधर होता, फ्लोरीन ऐसे जाना चाहिए था ना इस बात के मुताबिक। लेकिन ये बीच में थोड़ा सा जो इसका जो सीक्वेंस है वो ख़राब हो रहा है। वो क्यों ख़राब हो रहा था? वो फील्ड और हाफ फील्ड की वजह से ख़राब हो रहा था। ये देखें, लिथियम पहले ग्रुप का था, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, और बेरिलियम जब सेकंड ग्रुप का है तो वो अपना डुप्लेट पूरा रखता है। बेरिलियम के एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन की निस्बत ज़्यादा है। आयनाइजेशन एनर्जी इधर इंक्रीज हो रही है ना, ऐसे होना ये चाहिए था कि बोरोन इधर होता, कार्बन इधर होता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है और बोरोन की कम है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि बोरोन की ज़्यादा हो गए, चलें ठीक है, जो भी ट्रेंड था ये हो गया। उसके बाद फिर एक सीक्वेंस चलने लग जाता है कि बोरोन की है, फिर कार्बन की उससे ज़्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा होगी। अब देखा ये जाए कि ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट स्टेबल कंडीशन क्या है? मोस्ट स्टेबल है कि वो फील्ड हो, और दूसरे नंबर पे अगर मैं कहूं कि सेकंड स्टेबिलिटी जो है वो किस पे आती है? वो आती है फिर हाफ फील्ड पे। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब आए दोबारा अपने चैप्टर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात हो गई, हमने ये देख लिया कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड है, और उसमें बात क्या है? अच्छा, फिर एक और बात, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है ना, ये इस ग्रुप में नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? इस ग्रुप में हैं नॉन मेटल्स। और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? वो मेटलाइड है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या है? ये नॉन मेटल्स है। अच्छा, उसके बाद कौन था? आर्सेनिक और एंटीमनी, ये क्या है? ये मेटलाइड है। और उसके बाद रह गया जनाब वाली बिस्मिथ, ये क्या है? ये मेटल। आप बता दें मुझे, कोई 5वीं बार बाकायदा और कोई 20वीं बार नॉन बाकायदा ये बात हो रही है कि मेटल हम किस चीज़ को कहते हैं, नॉन मेटल क्यों कहते हैं, और मेटल किसी चीज़ को क्यों कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा, अगर आप सामने बैठे होते तो मैं यकीनन आपसे पूछता ये बात, लेकिन अभी मैं दोबारा रिपीट खुद ही कर देता हूँ। नॉन मेटल का क्या मतलब है? वो चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर रही, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे तैयार नहीं है, नॉन मेटल। मेटल का क्या मतलब? जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकती है। और मेटलाइट ऑब्वियसली इन बिटवीन द मेटल्स एंड इन बिटवीन द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल के दरमियान में जो रवैया है वो मेटलाइट होगा। जब हम टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं एक ग्रुप में, तो हमें यह पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। हमें यह पता है कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। हमें यह पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से मेटल में से, बिस्मिथ में से इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान होता चला जाता है, और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलवाना मुश्किल है। देखें, हैं ये सारे के सारे हाफ फील्ड। जब 5वें ग्रुप की बात हो रही है तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में पी में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है। सारे पी ब्लॉक की है ना, तो इसमें 3 ही है सब में। लेकिन अब दूसरे फैक्टर भी बीच में आ रहे हैं, और दूसरे फैक्टर क्या है? वो है एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज का फैक्टर है। अच्छा, उसके बाद क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर है। फिर क्या फैक्टर है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसलिए नीचे वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान
ऊपर वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलवाना मुश्किल, जिन एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलवाना मुश्किल दोज आर नॉन मेटल, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना आसान वो क्या है, मेटल। ऑल ओकेज, ओके। देखें जरा पेज नंबर 57 पे हूं और एक नज़र देखें। अब ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं, बातें सारी वही हैं। अब इसमें जनाब अली नाइट्रोजन फास्फोरस टिपिकल नॉन मेटल हो गए, उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। आपसे ये बात पहले कोई 20 दफ़ा हो चुकी हुई है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें ज़रा प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होगा। हाँ जी, बताएं जी क्यों कोवलेंट होगा। नॉन मेटल्स प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं, मेटल्स प्रीडोमिनेंटली मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। इसलिए टॉप टू बॉटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने का ट्रेंड है वो कम होता जाएगा और आयनिक बॉन्ड बनाने का ट्रेंड बढ़ता चला जाएगा। ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो ये कौन सा बनाएंगी, ये बनाएंगी कोवलेंट बॉन्डिंग। हमने चूंकि डिस्कस इनको करना है सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस को, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ को हम सिर्फ ट्रेंड के हवाले से देखेंगे, नीचे वालों को हमने डिस्कस नहीं करना। तो कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन और फास्फोरस बनाया करेंगे और नीचे वाले जब आयनिक की तरफ जाते जाएंगे ट्रेंड उनका बढ़ता जाएगा उस तरफ। अच्छा जी, उसके बाद डेफिनेट मेटालिक प्रॉपर्टीज की बात हो गई, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ये बात हो गई। उसके बाद नाइट्रोजन हैज़ द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। बताएं जी, इसमें अब कोई नई बात है कि जी नाइट्रोजन के पास ग्रेटेस्ट टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है बनिस्बत आर्सेनिक के या एंटीमनी के या बिस्मथ के। क्यों जी? मोर आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन पेयर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखने की सलाहियत ज्यादा है। क्लियर होगी? ओके जी, यहां से अब बात होती है थोड़ी सी मुख्तलिफ, वो ये कि अब सेकंड पैराग्राफ पे देखें जरा। आपने एक कंपाउंड सुना होगा, नाम आपकी नज़र से गुजरा होगा, वो कौन सा है? PCl3 का नाम सुना होगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अच्छा, इसी तरह आपने मुमकिन है PCl5 का नाम भी सुना हो। इसका क्या मतलब है कि फास्फोरस 3 वैलेंसी रख रहा है इस केस में, और इस केस में फास्फोरस की 5 वैलेंसी है। कैसे? ये देखें ना, जब मैं ये एलिमेंट जब इसका बनाया जाता है, फास्फोरस और क्लोरीन को मैं मिला रहा हूँ, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? -1। तो -1 ने इधर आना है, तो इसकी फास्फोरस की क्या है? +3। तो +3 ने यहाँ पे आना है इस जगह पे, तो यही ये 3 जो आया ये इसकी वैलेंसी का आया होगा। ऐसे ही बनता है ना फॉर्मूला। PCl3 का मतलब कि फास्फोरस हैज़ 3 वैलेंसी, PCl5 का मतलब फास्फोरस हैज़ 5 वैलेंसी। ये कैसे हुआ? अभी तो हमने ये बात की थी कि जी इसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, तो इसकी वैलेंसी तो होनी चाहिए 3। अब हम देख रहे हैं कि फास्फोरस 2 वैलेंसीज रख रहा है। फास्फोरस एक कंपाउंड में ट्राइक्लोराइड बना रहा है और एक कंपाउंड में पेंटाक्लोराइड बना रहा है। ऐसा क्यों? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है अलग से, नोटिस करें। अब बात होता एक्चुअली क्या है कि जब मामला पहुंचता है ना फास्फोरस तक, नाइट्रोजन पहला एलिमेंट, फास्फोरस दूसरा एलिमेंट, जब मामला पहुंचता है ना फास्फोरस पे, तो फास्फोरस में d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है। देखें जरा पेज नंबर 56 के ऊपर इसने फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। फास्फोरस का जो इसके हैं एटॉमिक नंबर है वो है 15। एटॉमिक नंबर 15 होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15। अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ, यानी कन्फिग्रेशन बनाता हूँ, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितने हो गए? 10 10 और 3 15, और यहाँ पे आना चाहिए उसके बाद 4s, और यहाँ पे आना चाहिए उसके बाद 3d।
ऐसे ही है ना, याद किया हुआ ना, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल डिवीजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजनल पब्लिक स्कूल। कुछ बच्चों ने ऐसे याद किया हुआ, कुछ ने ऐसे याद किया हुआ, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS, जैसे भी किया हुआ है। बात तो यही है। फास्फोरस क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये जो मौजूद है ये वाला 3s2 का इलेक्ट्रॉन पेयर, फास्फोरस में S और 3d इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, जो एनर्जी लेवल का जो फर्क है, ये होता है बहुत कम। ये क्या होता है, बहुत कम। फास्फोरस क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्साइट करवा के अनपेयर कर सकता है। फास्फोरस हैज द ऑप्शन to unpair its paired electron of the 3s orbital। बात समझ आ रही? नाइट्रोजन ये कर पाएगा, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन ये नहीं कर पाएगा। नाइट्रोजन में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। नाइट्रोजन हैज द मोर कैपेबिलिटी टू बाइंड इट्स आउटरमोस्ट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फास्फोरस के केस में साइज चूंकि निस्बतन फास्फोरस में नाइट्रोजन की निस्बतन साइज चूंकि बड़ा हो गया, इसलिए फास्फोरस इस एक इलेक्ट्रॉन, और फिर मैंने आपको यह बताया कि इसमें और इसमें डिफरेंस भी कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है S और D में। तो ये क्या करता है, ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को उठाता है, यहां से इसको एक्साइट करवा के उधर ले जाता है। ये जब इसको इधर लेके जाता है, तो अगर अब मैं सिर्फ वैलेंस शेल बनाऊं, ये क्या बना था 3s, ये क्या है 3px 3py 3pz, और यहां पे क्या आना है आगे 1 2 3 4 5, ये 3d लिख देता हूं, पूरे लिखने की जरूरत नहीं। इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये उठाता है, एक्साइट करवाता है, ये यहां पे ले आता है। जब ये यहां पे आता है तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने हो गए अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसलिए फास्फोरस 5 वैलेंसी रख सकता है। क्लियर होगी बेटा बात? जब तक ये काम नहीं हुआ था, यानी ये यहीं पे मौजूद था, तो अब क्या था सिचुएशन, अब तो नॉर्मल सिचुएशन थी, नाइट्रोजन वाली। 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अनपेयर, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, इसके साथ लेट से आके ट्राइक्लोराइड लग जाता है, तो ये बन जाएगा PCl3। ये क्या कर सकता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाता है, ये इसको इधर ले आता है। अब अनपेयर कितने हो गए, अब हो गए 5। अब ये बना सकता है PCl5 भी। क्लियर होगी बेटा बात? इसका जो अच्छा, एक बात आपने नोटिस की है कि जब हम लिखते हैं वो SS PS PS DPS DPS, जब हम लिखते हैं तो हम P के बाद S लिखते हैं, लेकिन मैंने तो S में इलेक्ट्रॉन नहीं जंप करवाया। यहां पे अगर जैसे अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई थी, तो यहां पे 4s आना चाहिए था ना, यहां पे ये इसके दरमियान नहीं आता। क्यों? क्योंकि S to S एक्साइटेशन नहीं हो पाती। S, ये देखें, ये 4s होना था यहां पे, ये वाला, ये 4s होना था, ये वाला, ये एक्साइटेशन फिजिबल नहीं होती, ये वाली S to S एक्साइटेशन नहीं हो पाती। ये सेम ऑर्बिट की 3d में जाता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एक्साइटेशन किस में होती है, ये इसमें d में जाता है। तो अच्छा, एक बात और देखिए, अब आपको याद है आपने फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, जहाँ पे हमने डिस्कस की थी sp sp2 sp3। वहाँ पे मैंने बच्चों से जो बात की थी, मैंने कहा था कि ये हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ S और P की इन्वॉल्व नहीं होती। ये सिर्फ अब इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, एक हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ S और P की नहीं होती, हाइब्रिडाइजेशन P और D की भी हो सकती है।
यानी कि ये डी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं बीच में। अब आप मुझे ये बताएं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका अभी। आप मुझे ये बताएं कि इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या दूं मैं? नाम कैसे देते थे हम ये देखते थे ना, कितने एस, कितने पी और कितने डी आपस में इन्वॉल्व हुए, हाइब्रिडाइज कितनों ने किया। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होना चाहिए? इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, देखा आपने। इसी तरह समटाइम आप देखेंगे कि एलिमेंट्स होते हैं वो अपने से पिछले डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ये इससे अगला डी ऑर्बिटल है ना, ये 3d है ना। कुछ एलिमेंट्स के केस में क्या हो रहा होता है, पीछे वाला डी इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर उसको हम हाइब्रिडाइजेशन को नाम दें dsp3। इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। अच्छा जी सॉरी, ओके जी, यहां तक होगी ये बात। अब आप ये बता सकते हैं बात, अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, अगर वो आपसे एंटी-रस्ट में पूछता है, वो कह सकता है कि मुझे ये बताएं कि PCl3 या PCl5 क्यों बन रहा है, वाई वी आर गेटिंग PCl5, हाउ हाउ फास्फोरस इज मेकिंग यूज ऑफ इट्स डी ऑर्बिटल। तो आप फिर ये बताएंगे कि भाई साहब हो क्या रहा है कि एलिमेंट फास्फोरस अपने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा रहा है, इसको एक्साइट करवा के डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर रहा है। डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करने की वजह से इसका ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये अनपेयर हो गया। ये अनपेयर हो जाने की वजह से पहले ये बना रहा था सिर्फ 3 बॉन्ड, अब चूंकि ये भी अनपेयर हो गया, नाउ वी आर गेटिंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है इट कैन हैव 5 वैलेंसी। ऑल ओकेज, ओके। अच्छा जी, एक नजर उसके बाद ये सारी बात इसी पैराग्राफ में लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा बेटा, एक नजर ना टेबल पे देखें जरा जल्दी से, ट्रेंड जनरल बता देता हूं आपको इंफॉर्मेशन, ताकि आपको एक माइंड में एक आइडिया बन जाए कि इस ग्रुप में होने क्या जा रहा है। देखें जरा, नाइट्रोजन इज अ गैस, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ सारे सॉलिड है। क्लियर? नाइट्रोजन अकेली गैस। टेबल पे देखें पेज नंबर 56 पे। अच्छा जी, आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की सबसे हाई 1400 समथिंग, नीचे करीब 1000 की रेंज में, 1000 से फिर कम हो रही, 700 तक जा रही। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें जरा, इंटरेस्टिंग बात, 3.0, नीचे वाली देखें 2.0, 1.9, 1.8, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पैक्युलर बिहेवियर वाली बात होगी। अच्छा बच्चों, इसने ना इसमें नाइट्रोजन का अलग से हेडिंग देके पैक्युलर बिहेवियर नहीं बताया हुआ, आपने पैक्युलर बिहेवियर के पॉइंट खुद बनाने। आज टाइम थोड़ा सा कम है, मैं ऐसा करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको 4-5 पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा। वैसे तो आप अपना हेड खुद यूज़ करेंगे और पॉइंट इसके बना भी सकते हैं, और उसमें क्या नाम है उसका, नोट्स में दिए हुए हैं, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है एक्चुअली। तो लेकिन मैं क्या करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको 4-5 पॉइंट्स वाली बात बता दूंगा, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इसमें पैक्युलर बिहेवियर वाले शॉर्ट क्वेश्चन आए तो क्या उसमें हो सकता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें जरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई 3.0, बाकी सब में 2.1, 2.0, 1.9। क्लियर? ओके जी, आयनिक रेडियस देखें और एटॉमिक रेडियस देखें जरा, 75 पिकोमीटर है एटॉमिक रेडियस, और बाकी सारों में 110, 120, 130, 140, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मॉल। क्यों? मोर न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज देखें, बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 196 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये गैशियस फॉर्म में है। मतलब इसका क्या बना कि जब मैं 196 से नीचे जाता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे ही लिखते हैं ना हम, ये देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, इससे कम हुआ, लेट्स से पहले आएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे होगा ना, नीचे की तरफ जा रहा हूं, कूलिंग कर रहा हूं ना, नीचे की तरफ जा रहा हूं,
-196 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कम -197 होगा, फिर ऐसे ही होगा। तो 196 पे ये गैस है और यहां पे ये क्या है, फिर लिक्विड है। क्लियर होगी बात? 196 का मतलब कि ये यहां पे इस फॉर्म में क्या, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। तो ये 196 पे ये गैसियस फॉर्म में, और 197 पे इससे भी नीचे चले जाएं, पीछे जाते जाएं, तो ये फिर लिक्विड में है और आखिरकार इवेंचुअली ये सॉलिड में हो जाती है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, एक और बात, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत वेरी करती हैं, बहुत वेरी करती हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस वगैरह के केस में ना आप देखेंगे कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये यूजुअली +3, +5, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके केस में आप देखेंगे इनकी यूजुअली ये होती है। आपकी बुक में इसने नहीं लिखा हुआ नाइट्रोजन का, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसकी जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये बहुत वेरी करती है। ये करीब -3 से लेके +5 तक होती है। मतलब इसका क्या है कि नाइट्रोजन कैन हैव -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5। नाइट्रोजन इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वेरी करता है। इसके कंपाउंड हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत वेरी करती है। मोस्टली आपके साथ सबका ताल्लुक नहीं रहेगा। आप यूजुअली यूज़ किया करेंगे 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, -3 हो गई, आप यूजुअली ये यूज़ करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन की स्टेट्स वेरी करती हैं, बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह इनकी करीब इतनी होती हैं, +3 और +5। ओके जी, नेक्स्ट देखें ज़रा, यहाँ पे हुई है वाली बात मुकम्मल। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी नहीं, आज नहीं हो सकेगा। अब आप इसको यहाँ तक ही रखें। अभी पेज नंबर 57 पे अक्रंस मैंने इसकी बता दिया आपको कि ये कैसे मौजूद है, एयर में कैसे मौजूद है, अराउंड 78% बाय वॉल्यूम मौजूद है, और इनएक्टिव गैस है और मेजर कंस्टिट्यूएंट है। ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। हम आज पेज नंबर 57 के नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की अक्रंस तक हमने कर लिया। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करेंगे। यहाँ से बात शुरू करेंगे। जितनी बातें अभी तक की हुई हैं, 2000 था बेसिक्स, दैट वाज एन इंट्रोडक्शन, उसको अपने जहन में रखें। आगे पूरे चैप्टर में यही बातें रिपीट होनी है दोबारा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और हम स्टार्ट करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।